क्रांति पेज नंबर 77, ये सिर्फ बाबा साहब ने ही नहीं लिखा, बल्कि डॉक्टर भंडारकर, ये उनके नाम का बहुत बड़ा पुणे में इंस्टीट्यूशन है और उन्होंने भी अशोक के ऊपर में क्या बोलते कि रिसर्च किया है। वो भी अशोक नाम के बुक में पेज नंबर 60 में ये बात कही है। बाबा साहब ये कहते हैं कि अशोक के पीरियड में ब्राह्मण वर्ग ये पददलित की तरह था। ये सिर्फ बाबा साहब ही नहीं कहते हैं, डॉक्टर भंडारकर जो एक ब्राह्मण कम्युनिटी के बहुत बड़े विद्वान है, बहुत सारे लोगों ने उनका नाम भी सुना होगा, वो भी अपनी किताब में कहते हैं। ये हो गया सामाजिक, बात बहुत लंबी है, इसको मैं उतना लंबा नहीं खींचूंगा। अभी आते हैं हम आर्थिक स्तर के ऊपर में। पूर्व एशिया में कौन है? संपूर्ण बुद्धिस्ट कंट्रीज है, तिब्बत है, मंगोलिया है, ये वज्रयानी है। चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ये महायान और क्या बोलते कि थेरवादा फॉलो करते हैं, मिक्स कल्चर है वहां पे। इन सभी कंट्रियों का अकेले चाइना का भारत के ऊपर में 80% निवेश है। कौन देश है वो? बौद्ध राष्ट्र। जापान कौन है? बौद्ध राष्ट्र। साउथ कोरिया कौन है? बौद्ध राष्ट्र। ताइवान कौन है? बौद्ध राष्ट्र। तो इनके आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक उन्नति का मूल कारण क्या है? बिकॉज ड्यू टू मॉरलिटी। आज जापान की मॉरलिटी क्या है? जापान में ओनली फॉर 3% क्राइम। इसका यह अर्थ हो गया कि 97% लोग ये चरित्रवान, 87% लोग मॉरलिटी में आगे है। कौन सा? तो आपका ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें तुम्हारा थाईलैंड आ गया, बर्मा आ गया, वियतनाम वगैरह वगैरह। अशोक के पीरियड में हमारी मॉरलिटी ग्राफ कितना था? 98% और क्राइम ओनली फॉर 2%। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर रोमिला थापर ये अपनी बुक्स में लिखती है कि अशोक के पीरियड में चरित्रवान लोगों का जो ये था प्रतिशत, ये 98%। व्हाट अबाउट टुडे? वी आर डिवाइडिंग कास्ट। हम जाति में बिखरे हुए लोग हैं। कास्ट पॉइजन इज द इनसाइड ऑफ द वुमन, है ना? मनुष्य के मन में ये जाति का जहर है। दैट इज वी आर द कैरियर्स ऑफ द कास्ट। हम जाति को वहन करने वाले लोग हैं और ये जाति का जहर भारत में 98% है। मीन्स वी आर द सोशल क्राइम्स, क्रिमिनल्स। हम सामाजिक अपराधी हैं। अशोक के पीरियड में नहीं था। ये हो गया आर्थिक। व्हाट अबाउट द एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ द अशोकास पीरियड? अशोक के पीरियड में 67, आई एम नॉट टॉकिंग, 67% लोग ये हायर एजुकेटेड थे। मीन्स इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, IIMs थे, मैनेजमेंट, है ना, हायर टेक्नोलॉजी वाले लोग थे। 67%। डॉक्टर अल्तेकर, who was the HOD of the Banaras University, he said his book Ancient Education System, प्राचीन शिक्षा प्रणाली, इस बुक में वो ये कहते हैं कि अशोक के पीरियड में 67% लोग ये उच्च शिक्षित थे। व्हाट अबाउट टुडे? आज के भारत में क्या है? ओनली 4% लोग हायर एजुकेटेड, IIT एंड डॉक्टर, बाकी सब ऐसा है। तो ये एजुकेशन सिस्टम इतना डिफरेंट। प्रबुद्ध भारत का सपना बाबा साहब का था, तो ये सपना कोई नया नहीं है। प्रबुद्ध भारत था, तो प्रबुद्ध भारत बनाना है, हमको निर्माण करना है। तो एग्जैक्ट क्या करना है? तो कास्टलेस इंडिया, मॉरल इंडिया, चरित्रवान भारत, जाति विहीन भारत, यही हमारी मांग है। बाकी बहुत सारी समस्या है, वो चलते रहने वाली है। जब तक जीवन है समस्या चलते रहेगी, लेकिन प्रमुख समस्या जाति की है। जब तक जातियों का विनाश नहीं होगा
तब तक के कोई प्रबुद्ध भारत होगा नहीं। इसलिए उस दिशा में हमको काम करना पड़ेगा। तीसरी बात, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारे जितने भी स्तूपास थे, अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए, अच्छी बात है, लेकिन वो उसका जो सिस्टम था वो रेसिडेंशियल था, आवासीय था। इन आवासीय स्तूपों के अंदर में मात्र त्रिपिटक की शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि वहां पे सभी प्रकार का एजुकेशन दिया जाता था। त्रिपिटक का एजुकेशन दिया जाता था, देयर इज नो डाउट एट ऑल, बट आल्सो दे वाज द लर्निंग सेंटर ऑफ द एकेडमिक। वो एकेडमिक एजुकेशन के सेंटर भी थे। आपने सोचना चाहिए कि पहाड़ों के ऊपर में से ये जो बड़े बड़े पिल्लर काटे गए, पत्थर काटे गए, ये इंजीनियरिंग है, हेवी इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर में सबसे हाईएस्ट उस समय में क्या बोलते हैं प्रोडक्शन हुआ था इंडिया में, इसका अर्थ उस समय में एग्रीकल्चर थे। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि जो उस समय में किस किस विषय में कौन सी यूनिवर्सिटी क्या बोलते हैं कि एक्सप्लोरेशन था, उसका विशेष पद्धति थी वो। ये हमारा उस समय का सिस्टम था। अशोक ने इन सारे विहारों के अंदर में जो रेसिडेंशियल थे, यहाँ पे पंचशील के आधार पे सबको एडमिशन देते थे और 10 सील लेके बाद में 10 सील देते थे, ऐसा उनका सिस्टम चलता था। माँ बाप के पास में जो बच्चे रहते थे उन सारे बच्चों को उन्होंने विहारों में एजुकेशन दिया, तो मियाँ बीवी फ्री हो गए। माँ के ऊपर में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। महिलाओं का सशक्तिकरण कभी नहीं हो सकता जब तक महिलाओं के ऊपर में से आप बच्चों का जिम्मेदारी हटाते नहीं। आप चाहे थाउजेंड्स ऑफ बुक्स लिखो, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस का बुक्स लिखो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पहले महिलाओं के ऊपर में जो जिम्मेदारी है किचन की, वो किचन से उनको मुक्त करना पड़ेगा। उसके बाद में जो बच्चों की जिम्मेदारी है उससे मुक्त करना पड़ेगा। और पति अच्छा रहा तो ठीक है, अगर वो बेवड़ा रहा तो फिर पति की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। इन जिम्मेवारियों से जब तक महिलाओं को मुक्त नहीं करोगे, मैं समझता हूं कि वो महिला सशक्तिकरण उसका नहीं हो सकता है। अशोक ने ये काम किया। उन सारे बच्चों को उसमें डाल दिया, मियां बीवी फ्री, इकोनॉमिक ग्रोथ, मियां बीवी दोनों कमा रहे। तो क्यों नहीं दुनिया के ऊपर में 30% का क्या बोलते कि इन्वेस्टमेंट रहेगा? क्यों नहीं भारत को सोने की चिड़िया कहेगी दुनिया? क्यों नहीं विश्व गुरु कहलाएगा भारत? ये सारी चीजें, पॉलिटिकल इंपैक्ट, इंटरनेशनल डिफेंस पॉलिसी, इसको मैं बाद में देखूंगा। अशोक जी, अपना अमन कामरे जी ने मुझे यहाँ पे बुलाया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके कहने पे मुझे चांस मिला अशोक के ऊपर में कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू। आप बड़े शांति के साथ में और गंभीरता पूर्वक सुना, इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू।